हाँ जी, जय हिंद एवरीवन, जय हिंद कैरेट, जय हिंद वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। मेरी वॉइस वीडियो क्लियर है बेटा? एक बार प्लीज कंफर्म कर दो इसमें वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। मेरी वॉइस वीडियो क्लियर है कैरेट्स? एक बार कंफर्म कर दो। हमारी आवाज आ रही है आपको? हम दिखाई दे रहे हैं? लखनऊ में एक बहुत अच्छी बात देखी, वहाँ हम ज्यादा बोलते हैं। मतलब लखनऊ में गया था, राहुल सर भी गए थे, हम लोग दोनों ही गए थे। और लखनऊ में लोग बड़े अदब से बात करते हैं यार। मतलब लखनऊ के बच्चे समझ गए होंगे मेरी इस बात को मैं क्यों बोल रहा हूँ। बिल्कुल हम करके बात की जाती है, हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा करेंगे, इतने अदब से बात कर रहे हैं। मैंने वाह यार, इतनी बढ़िया चीज़ है लखनऊ के अंदर। चलो तो आप थोड़ा लखनवी नवाब में, मेरी आवाज़, हमारी आवाज़ आ रही है आप सभी को? एक बार प्लीज़ कंफर्म कर दो हमारी आवाज़ आपको आ रही है, मेरी आवाज़ क्लियर है आपको सभी को? कंफर्म कर देना, फिर अपन सेशन की शुरुआत करते हैं ना। बिकॉज आज हम ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। लेक्चर थोड़ा छोटा है आज का, ज़्यादा बड़ा नहीं, बट इंपॉर्टेंट है तो बात करना ज़रूरी है। हाँ जी, वॉइस वीडियो क्लियर है? कंफर्म कर दो एक बार। बिहार में भी हम चलता है ना? हाँ, बिहार में भी चलता है, बिहार में भी हम चलता है। ओके, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद वंदे मातरम, भारत माता की जय। विजया जय हिंद बेटा, याशिका जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद वंदे मातरम, लखनवी अंदाज। ओके, वंश जय हिंद, जय हिंद। चलिए, वॉइस वीडियो क्लियर है? मेरी आवाज आ रही सभी को? मैं दिखाई दे रहा हूँ, मैं सुनाई दे रहा हूँ? जय हिंद वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, 1 मिनट देना मुझे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद बेटा, जयेश, थैंक यू बेटा। चलिए स्टार्ट करें। भूख लग रही है? भूख नहीं लग रही रे यार, भूख लग रही है। कितनी बजी है अभी? 6 बजे भूख लग रही है तुमको? 6 बजे से आइडल टाइम है, भोजन वोजन करने का आइडल टाइम 6 बजे होता है। चलिए स्टार्ट करें, सेशन के बारे में बात करना। हाँ चलो, बात करना शुरू करते हैं। चलो अब एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए सारे बच्चे। मुझे एक सवाल का बड़ी अच्छे से जवाब दो। मुझे एक बात बताओ कि जो थर्ड कैरनेटिक वॉर था वो कौन सी ट्रीटी के साथ खत्म होता है? तीसरा कैरनेटिक वॉर जो है वो कौन सी ट्रीटी, कौन सी संधि के साथ खत्म हो गया था? सवाल समझ में आ गया? जो थर्ड कैरनेटिक वॉर है वो किस ट्रीटी के संधि के साथ खत्म हुआ? बताओ जल्दी। किस ट्रीटी के संधि के साथ थर्ड कैरनेटिक वॉर खत्म हो जाता है? बताओ, किस संधि के साथ अपना थर्ड कैरनेटिक वॉर खत्म हुआ है? हाँ जी, बताइए बताइए बताइए। थर्ड कैरेटिक वॉर के बारे में बात करी हमने कल। 3 कैरेटिक वॉर्स के बारे में बात करी थी। फर्स्ट हमने बात करी, फिर हमने सेकंड के बारे में बात करी, फिर हमने थर्ड के बारे में बात करी। एक तो संधि कोई सी पेरिस वाली थी, एक एक्सला चापेला की संधि थी, है ना? बहुत सारी संधियां थी। बिल्कुल सही जवाब, द ट्रीटी ऑफ पेरिस। नोट करना। तो थर्ड कैरेटिक वॉर जो है इट वाज विद द ट्रीटी ऑफ पेरिस। याद आ गया? पेरिस की संधि के साथ ये तीसरा वॉर खत्म हो जाता है। और थर्ड कैरेटिक वॉर के बाद हमने क्या देखा? हमने देखा कि सब बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर के बारे में नहीं, बैटल ऑफ प्लासी के बारे में बात करी थी। याद आ गया? बैटल ऑफ प्लासी, मीर जाफर, मीर जाफर के बाद उनका दामाद है। मीर जाफर का दामाद कौन था साहब? मीर कासिम। याद आ गया? मीर कासिम। लास्ट हमने कहानी कहां तक पढ़ी थी कि साहब मीर कासिम जो है उसको नवाब बना दिया जाता है, और मीर कासिम भी विद्रोह कर देगा इनके साथ, और मीर कासिम को भी भगा दिया जाता है, और वापस से नवाब बना दिया जाता है मीर जाफर को। याद आ गया? यहां तक समझ में आ गया था? कहानी यहां तक पहुंच गई थी ना हमारी, कि वापस से साहब मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है। अब इसमें जो बैटल हमने पढ़ी है कल, इट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल। याद रखना, हम बात करें बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। बैटल ऑफ प्लासी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या बताया मैंने? बैटल ऑफ प्लासी ने ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव भारत के अंदर रख दी, फाउंडेशन रखी, नंबर 1। नंबर 2, इनको समझ में आ गया कि भारत के जो राजा महाराजा नवाब है, दे आर नॉट दैट मच पावरफुल, बिकॉज दे आर नॉट यूनाइटेड। वो यूनाइटेड नहीं, तो पावरफुल ज्यादा नहीं। तीसरी बात समझ में क्या आ गई इनको, कि देखो वी डोंट हैव द मॉडर्नाइजेशन ऑफ दी वेपन्स। हमारे पास जो वेपन्स है वो मॉडर्न नहीं है, हमारे पास वो पुरानी चीजें चलती जा रही। तो बैटल ऑफ प्लासी बहुत कुछ सिखा के इनको गई थी। अब क्या होता है, अब इसके आगे की कहानी सुनना भाई साहब। हम मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम, मीर कासिम को हरा दिया, मीर कासिम को हरा दिया। याद आ गया? यहां तक समझ में आ गया था? ये मीर कासिम को हरा दिया था, मीर कासिम को हरा दिया साहब, और ये सारी चीजें हो गई थी। याद आ गया? मीर कासिम को हरा दिया था, याद है ना? अब ये जो मीर कासिम है ना, जिसको हरा दिया था, मीर कासिम ने अपनी इज्जत का ध्यान रखा, और किससे लड़ाई लड़ी? अंग्रेजों से। यार मैं अंग्रेजों के इतना, इनके लिए इतनी चापलूसी मैं नहीं कर सकता। मतलब ठीक है साहब, हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, थोड़ी बहुत कमी हमारे अंदर, बट ये अंग्रेज तो कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। अपना जमीर इतना मैं नहीं बेच पाऊंगा, जमीर बेचूंगा बट मैं इतना नहीं बेच पाऊंगा। ये मीर कासिम भाई साहब का कहना था। अब मीर कासिम लड़ता है इनसे, बट अंग्रेज मीर कासिम को हरा देते। अब मीर कासिम क्या है? मीर कासिम भाग के जाएगा। मीर कासिम भाग के कहां जाता है? सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। मीर कासिम भाग के जाता है अवध। अवध कहां है? ये देखो, मीर कासिम ये बंगाल का नवाब था, ये भाग के जाएगा अवध। ये दिख रहा है अवध, ये अवध वाला एरिया, यूपी वाला जो एरिया अवध आप इसको बोलो, दैट इज द एरिया ऑफ द अवध। अब अवध का जो नवाब है उसका नाम है शुजाउद्दौला। ध्यान से मेरी बात सुनना, अवध के नवाब का नाम है शुजाउद्दौला। क्या नाम है? शुजाउद्दौला अवध के नवाब का नाम है।
और ये जो अवध का नवाब है ना शुजाउद्दौला, ये बड़ा पावरफुल आदमी, मतलब इसके पास आर्मी भी बहुत अच्छी है, इसके पास पैसा भी बहुत सारा है और काफी ज्यादा अच्छा पैसा इसके पास है साहब, बहुत बढ़िया पैसा है। अब साहब ये मीर कासिम भागते भागते जाता है अवध के नवाब के साथ, बोलता है नवाब साहब ये अंग्रेज है ना बड़े खतरनाक लोग हैं, बहुत खतरनाक, एक तो गद्दारी करते हैं, इन्होंने मुझे हरा दिया, इन्होंने बंगाल हड़प लिया, अगर बंगाल हड़प लिया इन्होंने, अब अगर अंग्रेजों को हमने जल्दी से नहीं हराया ना तो क्या होगा, अगली बारी भैया अवध की है, आपके पास आ जाएंगे वो, बिकॉज बंगाल के बाद ये आप वाला इलाका है। शुजाउद्दौला ने बोला कि यार भाई तेरी बात तो सही, अंग्रेज है तो ऐसे, अंग्रेज हैं खराब, ये जानते सब लोग कि अंग्रेज खराब है। अब उस टाइम पर जो मुगल सम्राट है ना उसका नाम है शाह आलम सेकंड। अब शाह आलम मुगल सम्राट है, ये केवल नाम मात्र का मुगल सम्राट है, ये भी अवध के अंदर ही बैठा था, ये भी शुजाउद्दौला के घर पे ही बैठा है। पता है घर पे क्यों बैठा है? बिकॉज मुगल सम्राट को दिल्ली में नहीं आने दे रहे, दिल्ली में गया तो उसका मर्डर कर देंगे, इसको डर है अपनी जान का। सोचो मुगल सम्राट है साहब, इनकी हालत इतनी खराब है कि दिल्ली में मुगल सम्राट नहीं जा सकता, ये दिल्ली में गया तो उसको मार देंगे, इसको बिठा के रखा है अवध के नवाब ने कि भाई तू मेरे घर पे आ जा, मेरे घर पे सेफ है। अब ये तीनों मिलते हैं अवध के नवाब की हवेली पे। अब अवध के नवाब की हवेली पे कौन मिले? पहला मिला मीर कासिम जो बेचारा भाग के आया था, कहां से? बंगाल से भाग के आया। दूसरा शाह आलम सेकंड जो मुगल बादशाह यहीं पे पड़ा हुआ है वो भी, और तीसरा शुजाउद्दौला जिनकी खुद की हवेली। अब तीनों ने डिसाइड किया कि देखो अंग्रेजों को तो मार के भगाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी करे अपने को मार के अंग्रेजों को तो भगाना पड़ेगा, अदरवाइज क्या है साहब अंग्रेज अवध पे कभी भी हमला कर सकते और ये हमारी हालत खराब कर देंगे। अब तीनों ने प्लानिंग करी और बोला चलो मिलकर अपन एक आर्मी बनाते हैं। अब आर्मी तो क्या बनाते हैं, तीन लोग हो गए। पहला हो गया मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल पुराना, इसके पास तो कुछ नहीं था, खाली पी लिए तो आगे आ गया, ये ऐसे ही आदमी, इसके पास कोई पैसा वैसा नहीं था, इसने बोला चलो फिर भी मैं साथ दे दूंगा। दूसरे आपके शाह आलम तृतीय, ये मुगल बादशाह, इसके पास भी कुछ नहीं, पर इसने बोला चलो मैं भी साथ देता हूं आपका, इसके पास भी कुछ नहीं, ये दोनों तो अवध के नवाब के घर, अवध के नवाब के यहाँ पर बैठे। तीसरे अवध के नवाब शुजाउद्दौला, इनके पास पैसा भी और इनके पास आर्मी भी, पर तीनों ने बोला कि चलो हम तीनों मिल जाते, और तीनों ने मिलकर अपनी एक आर्मी बनाई, बहुत बड़ी आर्मी बनाई भाई, बहुत बड़ी आर्मी बनाई, बड़ी आर्मी बन गई, बहुत बड़ी आर्मी बनाई। अब तीनों ने अपनी आर्मी बनाई, और आर्मी बनाई जब तीनों ने अपनी, तो इनकी आर्मी के टोटल सोल्जर्स हुए कितने? 40,000। सोचो 40,000 सोल्जर्स हैं। और इन्होंने बोला कि अब हम लड़ेंगे अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी से। ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड करने वाला आदमी था मेजर हेक्टर मुनरो। इस टाइम तक रॉबर्ट क्लाइव जा चुका, रॉबर्ट क्लाइव जो था ना दिमाग वाला आदमी, वो जा चुका है। रॉबर्ट क्लाइव चला गया, याद रखना रॉबर्ट क्लाइव ने क्या करा, उसने कर्नाटिक वॉर्स के अंदर 3 कर्नाटिक वॉर्स रॉबर्ट क्लाइव ने लड़े। रॉबर्ट क्लाइव याद है ना, जिसके पास बहुत पैसा था, इसने 3 कर्नाटिक वॉर्स लड़े, और तीनों कर्नाटिक वॉर लड़ने के बाद रॉबर्ट क्लाइव चला गया, अपने घर चला गया, वो है ना बंगाल के अंदर वो आया, बंगाल के अंदर उसने थोड़ा बहुत मीर जाफर को हराया, मीर जाफर को हराने के बाद वो मीर जाफर को नवाब बनाने के बाद वो चला जाता है, बढ़िया वहां एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को। अब क्या होता है, अब यहां पर लड़ाई होना तय थी, और ये लड़ाई थी द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर वाले इलाके के अंदर लड़ाई होती है, नोट करना, इस बैटल का नाम है द बैटल ऑफ बक्सर। ये सेकंड बैटल है, ये बैटल हो रही 22 अक्टूबर 1764 को। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बैटल सबसे इंपॉर्टेंट है, एक बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ प्लासी के बाद बैटल ऑफ बक्सर। अब बक्सर के अंदर ये वॉर होता है, बक्सर के अंदर इस वॉर के अंदर आप देखो एक तरफ तो तीनों लोग हैं, नवाब साहब, 2 नवाब हैं, और एक अपना मुगल बादशाह है। अब यहां पर इनके अगेंस्ट जो आदमी लड़ने आया ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, इसका नाम है मेजर हेक्टर मुनरो, बड़ा खतरनाक आदमी, आर्मी का एक्सपर्ट है आदमी, बहुत एक्सपर्ट आदमी, इसका नाम है मेजर हेक्टर मुनरो। अब क्या लगता है साहब, इनकी आर्मी थी, हरा देंगे बिल्कुल, बहुत आसानी से, बक्सर के वॉर में बड़ी आसानी से, सुबह बैटल शुरू होती, दिन तक ये हार चुके, बड़ी आसानी से अंग्रेज सरकार की ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने बढ़िया हथियारों के दम पर इन तीनों नवाबों को और इन तीनों की जो कंबाइंड आर्मी थी उसको बड़ी आसानी से हरा दिया। अब हरा दिया, अब हरा दिया तो अब क्या किया जाए, देखो हरा दिया, और ये देखो ये अवध के नवाब साहब ऐसे बैठे हैं, और ये हेक्टर मुनरो, रियल पिक्चर है, अवध के नवाब बैठे हैं ऐसे और ये हेक्टर मुनरो है। बोले अब क्या किया जाए आपके साथ, क्या करें आपके साथ। अब इस वॉर के बाद आप देखो मुगल बादशाह का, तो मुगल बादशाह जो है जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे, मुगल बादशाह वो तो जिंदा बचा, पर जो अपना मीर कासिम नहीं था, मीर कासिम जो पहले नवाब था बंगाल का, मीर कासिम इस वॉर के बाद कहां गया आज तक किसी को नहीं पता है। ऐसा कहा जाता है कि जो मीर कासिम है ना, वो बंगाल की सड़कों पे भीख मांगते हुए दिखा था। सोचो उसकी इतनी हालत हो गई थी, वो नवाब था कभी बंगाल का, बंगाल की सड़क पे भीख मांगते हुए दिखा था, वो भीख मांग रहा है बंगाल की सड़कों के ऊपर, मीर कासिम जैसा आदमी। व्हाट इज दिस, बट हाँ भाई साहब ये चीजें हैं, ये चीज याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है कि साहब बंगाल की सड़क पे आदमी भीख मांग रहा है, ये हालत हो गई थी। अब चलो बाकी बात करते हैं। अब साहब ये हेक्टर मुनरो आया, अब हेक्टर मुनरो ये है, और ये अपना भाई साहब नवाब है, किसके नवाब है साहब, ये नवाब है अपने अपने अवध के नवाब है। अब क्या होता, शुजाउद्दौला अवध के नवाब यहाँ पर है। अब हेक्टर मुनरो जो है, ये देखो ये आर्मी वाला आदमी, इसको आर्मी के बारे में बहुत नॉलेज है, जंग जीत सकता है, बट इसको कोई इनसे नेगोशिएशन करते नहीं आता,
कि इनसे मैं क्या नेगोशिएशन करूं, क्या बातचीत करूं, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है। ये नॉलेज था रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव बड़ा खतरनाक आदमी था। देखा ना तुमने कैसे उसने प्लासी के वॉर में कैसे उसने मीर जाफर को अपनी साइड कर लिया था, दिमाग वाला आदमी था। अब रॉबर्ट क्लाइव भाई साहब बैठे लंदन में बैठे भाई साहब एंजॉय कर रहे अपनी लाइफ को। इसने रॉबर्ट क्लाइव को यहां से चिट्ठी भेजी, फोन वोन लगाया, चिट्ठी भेजी, बोला भैया, बोले कहा भैया क्या हो गया, पूछा रॉबर्ट क्लाइव ने फोन रहा, बोले भैया क्या हो गया, बोले भैया दिक्कत हो गई है, बोले क्या दिक्कत, बोले हमने इनको हरा तो दिया, अब इनके साथ डील कैसे करें ये हमको आता नहीं, तो तनिक आप इधर आ जाइए, अगर आप जैसा बताएंगे वैसे हम डील कर लेंगे। रॉबर्ट क्लाइव ने बोला देखो आता हूं, टाइम लगाऊंगा मैं, आने में टाइम लगेगा भाई, मैं आता हूं। सोचो ये वॉर कब हो रहा है, बैटल ऑफ बक्सर कब हो रही है, बैटल ऑफ बक्सर हो रही है देखो 22 अक्टूबर 1764 में। अब रॉबर्ट क्लाइव आता है आराम से आएगा। कब आया, ये आया बहुत आराम से आया। और देखो फिर ये आने के बाद बैठा, इसने थोड़ा बहुत देखा उधर, और फिर इसने क्या बोला, ठीक है भैया मैं आ चुका हूं, अब मैं दोनों के साथ एग्रीमेंट करूंगा। दोनों के साथ किसके साथ एग्रीमेंट करूंगा, बोले एक एग्रीमेंट में करूंगा ये जो अवध का नवाब है शुजाउद्दौला उसके साथ, और एक एग्रीमेंट में करूंगा शाह आलम सेकंड के साथ जो मुगल बादशाह, दोनों के साथ करूंगा। बोले चलो ठीक है। अब यहां पर जो संधि होती है ना, इस संधि को याद रखना, संधि काफी इंपॉर्टेंट है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और ये जो नवाब और मुगल बादशाह के बीच हुई, इसे कहा जाता है द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की संधि से कहा जाएगा, नोट करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रयागराज हो गया, बट इसको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है, जो कि 16 अगस्त 1765 के अंदर हुई। और ये ट्रीटी कौन कर रहा है, रॉबर्ट क्लाइव कर रहा है। अब देखो रॉबर्ट क्लाइव ने दो कॉन्ट्रैक्ट बनवाए, रॉबर्ट क्लाइव ने दो कॉन्ट्रैक्ट्स बनवाए। एक कॉन्ट्रैक्ट बनवाया किसके लिए, बोले अवध के नवाब के लिए शुजाउद्दौला के साथ, और एक कॉन्ट्रैक्ट बनवाया मुगल बादशाह के लिए। अब जो अवध का नवाब है शुजाउद्दौला, उसके कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, इसको केवल दिमाग में रखना, मगप मत करना। क्या लिखा उसके कॉन्ट्रैक्ट में, अवध के नवाब के कॉन्ट्रैक्ट में रॉबर्ट क्लाइव ने पहली बात तो लिखा कि देखो बाकी चीजें बाद में, पहले मेरे को 50 लाख रुपए तुम दो। रॉबर्ट क्लाइव पैसे का भूखा, ऐसे भारत में नहीं आएगा, इसने क्लियरली मांगा क्या, 50 लाख रुपया इधर दे, बिकॉज तुमने हमसे वॉर लड़ने की हिम्मत करी, हमारे सोल्जर्स मारे गए, तो साहब इस वॉर कंपनसेशन के फॉर्म पे कम से कम 50 लाख तो तुमको हमको देने पड़ेंगे। अवध के नवाब क्या नहीं करता, बोले साहब दे दिए। उसके बाद इसने बोला अवध के नवाब से कि देखो हम तुम्हारे साथ ऑफेंसिव डिफेंसिव ट्रीटी साइन करते हैं। ऑफेंसिव डिफेंसिव ट्रीटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर अवध के नवाब ने, सुनिएगा ध्यान से, कि अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे किसी ने हमला किया तो अवध का नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी को बचाने के लिए आएगा, और अगर अवध के नवाब पे किसी ने हमला कर दिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी अवध के नवाब को बचाने के लिए आ जाएगी। ये बात भी ठीक थी। तीसरी जो चीज है वो बड़ी खतरनाक थी। उसने बोला कि साहब तुम्हारा जो इलाहाबाद का किला है ना, इलाहाबाद की तुम्हारी हवेली, और तुम्हारे पास जो कारा वाला किला है, कारा एक जगह, वो जो इलाका है, वो तुमको इस मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड को देना पड़ेगा। बोले मुगल बादशाह है ये, नाम का है पर है तो इसके बेचारे के पास तो रहने के लिए भी नहीं जगह है। अब तुम एक काम करो, अपना जो इलाहाबाद की जो तुम्हारी हवेली है वो मुगल बादशाह को दो, और मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड इलाहाबाद की हवेली के अंदर ही रहेगा। अब इसने शुजाउद्दौला ने साइन कर ली ट्रीटी। अब आए बेटा किसके पास, शाह आलम, बेटा अब आप आ जाओ। मुगल बादशाह को बोला बेटा आप इधर आओ, आपके साथ एक संधि करेंगे। रॉबर्ट क्लाइव ने शाह आलम को बोला देख बेटा तुम्हारे पास कुछ है नहीं वैसे भी, तुम अब इलाहाबाद में रहो, तुम्हारे पास घर नहीं, तुम्हारे घर की व्यवस्था कर दी, इलाहाबाद में रहो, और जैसा हम बोले वैसा करना, चुपचाप बैठे रहना, हर महीने पैसा पहुंचा देंगे तुम्हारे पास थोड़ा बहुत, पर चुपचाप बैठे रहना, हमारे इशारे पे काम करना। रॉबर्ट क्लाइव का दिमाग देखना। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने क्या करा, सुनना क्या चाह रहा रॉबर्ट क्लाइव ने, इसका दिमाग देखो कितना तेज है रॉबर्ट क्लाइव का। रॉबर्ट क्लाइव ने एक डॉक्यूमेंट बनवाया, एक फरमान, एक डॉक्यूमेंट बनवाया। उस डॉक्यूमेंट में लिखा था कि जो पूरा बंगाल है, पूरा बिहार है, पूरा उड़ीसा है, उससे टैक्स वसूल करने का जो अधिकार है, टैक्स वसूल करने के अधिकार को कहा जाता है दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स का मतलब होता है कि उस एरिया से टैक्स रेवेन्यू वसूल करने का अधिकार। उसने एक डॉक्यूमेंट बनवाया रॉबर्ट क्लाइव ने, उस पर लिखा कि जो पूरा बंगाल है, पूरा बिहार है, पूरा उड़ीसा है, उससे टैक्स वसूल करने का अधिकार, मतलब उसके जो दीवानी राइट्स है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए जाते हैं। और इस पे साइन किसके करवाए पता है, ये मुगल बादशाह के। मुगल बादशाह भले ही नाम का है पर साइन उसी के होंगे, नाम का है पर मुगल बादशाह पूरे भारत का राजा है। इसलिए इसने मुगल बादशाह को अलग से इलाहाबाद में घर दिलवा दिया और बोला अब तू मेरे लिए काम करो, और इसने उस डॉक्यूमेंट पे साइन करवा लिए मुगल बादशाह से। इतनी बड़ी बात है, सोचो ये दिमाग लगाया इसने, क्या करा, मुगल बादशाह से साइन करवा लिए और इसलिए मुगल बादशाह को रखा। और अब दीवानी राइट्स कर दी। अब बोला कि सब रेवेन्यू हम कलेक्ट करेंगे, पर बंगाल को चलाने के लिए साल भर में 56 लाख रुपए हम देंगे। देखो अधिकार दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स का मतलब क्या होता है, दीवानी राइट्स का मतलब होता है टैक्स कलेक्ट करना, मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार। एक होता है निजामत राइट्स। निजामत राइट्स का मतलब क्या होता है, निजामत राइट्स का मतलब ये होता है कि आपको उस राज्य को चलाना पड़ेगा, मतलब वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, सड़कें बनवानी, पीने के पानी की व्यवस्था करनी है, लाइट लगवानी, से आज अपने यहां पर होता है। अब अंग्रेजों ने क्या बोला कि सब दीवानी राइट्स तो हमारे, मतलब रेवेन्यू तो कलेक्ट हम करेंगे, और निजामत राइट्स होंगे नवाब के पास।
जो भी नवाब होगा ना बंगाल का, उसको पानी वानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी बंगाल में, उसको पानी वानी के साथ सड़क बनाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसको बंगाल को चलाना पड़ेगा। और इसके लिए साल भर का तुमको कितना रुपया देंगे? मात्र 56 लाख। मात्र 56 लाख। और रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए इसने 2 डिप्टी नवाब भी रेवेन्यू कर दिए। मात्र 56 लाख पूरे बंगाल को चलाने के लिए दिए इसने साल भर के। बेटा 56 लाख के ना, बंगाल तो छोड़ो, एक जरा सी जगह नहीं चलेगी 56 लाख के अंदर। पूरा बंगाल, इसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा है। कितना कितना नीच आदमी, देखो इसको। पूरे बंगाल को चलाने के लिए इसने 56 लाख दिए। और पता है बाद में इसको कम करके 33 लाख कर दिए। कुछ नहीं मिला, बंगाल के लोग भूखे मर गए। और उसके बाद बंगाल में फेमाइन पड़ता है, बंगाल में अकाल पड़ा। और इसके बाद आप शायद बिलीव नहीं करोगे, पर बंगाल की 30% पॉपुलेशन मर गई इस आदमी के कारण, उसकी इस ग्रज के कारण, उसकी इस भूख के कारण पैसे की। 30% पॉपुलेशन, 3 करोड़ लोग मर गए बंगाल के, मान के चलो। 30% पॉपुलेशन बंगाल की खत्म हो गई, बिकॉज अकाल पड़ गया। ना पानी की कमी, ना खाने के लिए अनाज, लोग भूखे मर रहे हैं। इससे बोला कि भाई पैसे दे दे। बोले नहीं, पैसे क्यों दूंगा मैं, मेरा काम केवल रेवेन्यू कलेक्ट करना है, लोगों के मरने जीने से मेरे को फर्क नहीं पड़ता। और बंगाल के 30% पॉपुलेशन खत्म हो गई। इसने बोला कि इंडियन लोग 40% टैक्स देंगे, हम तुमको 1% टैक्स भी हम नहीं देने वाले। ये काम करा रॉबर्ट क्लाइव ने। और इसके साथ इसने बोला कि बंगाल का जितनी भी मिलिट्री है वो हमारे अंडर काम करेगी, और बंगाल की मिलिट्री, उनका पैसा, ये सारे हमारे अंडर रहेंगे, और हमसे पूछे बिना किसी से ना वॉर कर सकते हैं, ना एक पैसा खर्चा कर सकते हैं। और इस तरीके से रॉबर्ट क्लाइव ने पूरे बंगाल को अपने कब्जे में ले लिया और बंगाल का सत्यानाश कर दिया इसने पूरा। बताओ किस तरह का आदमी है रॉबर्ट क्लाइव, सोचो किस तरह का आदमी रॉबर्ट क्लाइव। कैसा आदमी लगा तुमको? व्हाट काइंड ऑफ पर्सन रॉबर्ट क्लाइव इज? क्या लगता है किस तरह का आदमी रॉबर्ट क्लाइव? बताओ व्हाट काइंड ऑफ पर्सन रॉबर्ट क्लाइव इज, बताइए। क्रूअल, ऑब्वियसली क्रूअल आदमी है, बहुत क्रूअल है, इगोइस्टिक आदमी है। इसने बहुत पैसा कमाया बेटा, इसने इतना पैसा कमाया जितना तुम, अरे सोचो, उसने पार्लियामेंट की सीट खरीद ली वहां जाके। कोई आदमी पार्लियामेंट की सीट खरीद रहा है वहां पे जाके, कितनी बड़ी बात है भाई। आज मतलब ऐसा है कि उसने जाके लोकसभा की सीट खरीद ली। लोकसभा की सीट खरीद ली उस आदमी ने। सोचो कितना खतरनाक आदमी भाई। उसने पार्लियामेंट की सीट खरीद ली है, लोकसभा की सीट खरीद ली है। सोचो हमारे देश के बंगाल के सारे किसान, इसने लगभग सारे किसानों को मार दिया। महिलाओं ने और बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। खाने के लिए पैसा नहीं है हमारे पास। हमारा जो हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी तरीके से दबा कर दी, बिकॉज इनके सामान सस्ता मिल रहा है ना, और हमारे सामान को 40% टैक्स पे देना शुरू करा। अब इसको हालांकि बाद में बंद कर दिया जाता है, बाद में एक आदमी आएगा, इसके बारे में बात करेंगे अपन बाद में। वॉरेन हेस्टिंग करके एक आदमी आएगा, ये बंगाल का गवर्नर जनरल बनेगा, और वॉरेन हेस्टिंग फिर इस चीज को खत्म करेगा। बोलेगा नहीं साहब, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, बिकॉज रॉबर्ट क्लाइव ने जो सिस्टम बंगाल के अंदर लागू किया ना, इसे कहा जाता है ड्यूल सिस्टम। नोट करना बेटा, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है द ड्यूल सिस्टम और ड्यूल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। तो सवाल यहां से आता है, सवाल यह आता है कि बंगाल में ड्यूल गवर्नमेंट या ड्यूल सिस्टम लागू करने वाला आदमी कौन था? सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव। और किसने खत्म किया? खत्म इसके बाद वाले आदमी ने किया, जिसका नाम था विलियम, याद रखना, काफी अच्छा ठीक ठाक इंसान, इसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। इसने ड्यूल सिस्टम को बंगाल से खत्म किया। दो सवाल बनते हैं यहां से कि बंगाल में ड्यूल सिस्टम को लागू किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने किया। और खत्म किसने करा? वॉरेन हेस्टिंग ने किया। तो समझ में आ गया बेट ऑफ प्लासी, बंगाल कैसे जीता समझ में आ गया। बंगाल तक क्लियर हो गया सारा, बंगाल क्लियर हो गया। अब नई कहानी पढ़ेंगे अपन, अब बात करेंगे अपन मैसूर के बारे में, एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में बात करेंगे। बताइए क्लियर हो गया? मीर कासिम का नहीं पता लगा बेटा, मर गया। बताया तो, बंगाल की सड़कों पे भीख मांगता हुआ पाया गया था, पता नहीं क्या हुआ उसका। क्लियर हो गया? करेक्ट। ये लोग ना अपनी भाषा में बात करते थे, अपने साथ एक आदमी को रखते थे जो इनकी भाषा जानता था। फिर धीरे धीरे इन्होंने हिंदी सीखना शुरू करी, थोड़ी बहुत हिंदी टूटी फूटी बोलते हैं लोग। तो क्या होता है कि लैंग्वेज बैरियर इनके लिए इतना नहीं था। हमारी भाषा में धीरे बहुत, थोड़े बहुत बात करना है सीख गए थे, तो बात करना सीख गए, तो फिर भाई साहब यही चीजें। सर उस टाइम इंडियंस में यूनिटी क्यों नहीं थी? आज भी है क्या इंडियंस में यूनिटी? आज भी नहीं, तो उस टाइम तो कैसी होगी सोचो। नेशनलिज्म वाली भावना नहीं है ना लोगों के अंदर, कि देश हमारा है। सबको लगता है कि बंगाल मेरा एरिया है, कुछ को लगता है कि नहीं साहब पंजाब मेरा एरिया है, कुछ को लगता है कि साहब केवल एमपी मेरा है, बिहार मेरा है। और हम सब भारतीय वाली भावना किसी के अंदर नहीं है। तो ये चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट। पीयूष बेटा पहले पढ़ाई तो कर लो, है ना।
चलिए क्लियर है। ये देखो, ये बिल्कुल सही बात, अच्छी होती बेटा, याद रखना बेटा, है ना, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। चलो अब देखो, बंगाल के बाद अब जिस एरिया की कहानी अपन पढ़ने वाले, सवाल वहां से एक दो बार आए हैं, है ना, तो उसके बारे में बात करते हैं। तेरे बेकार किंग से नवाब की वजह से यार देखो, देखो देश में क्या है ना, सी जिम्मेदार हम लोग हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नमेंट। एक बहुत अच्छी बात कहते हैं सुकरात, कि लोग उसी तरह के लीडर को डिजर्व करते जैसे लोग होते हैं। पीपल विल गेट व्हाट द डिजर्व। अगर हम अच्छे लीडर को चुनेंगे तो अच्छा लीडर चुनना हमारे हाथ में होता है, अगर हम किसी बुरे लीडर को चुनेंगे तो बुरा लीडर चुनना भी हमारे हाथ में होता है। नो वन इज कमिंग टू टेल यू कि आप इसको चुनिए, हमारे पास ये अधिकार है डेमोक्रेसी के अंदर कि अच्छा है बुरा लीडर हम लोग चुनते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग जाति धर्म इससे ऊपर नहीं देख पाते ना। हमारे सवाल कभी डेवलपमेंट के ऊपर नहीं होते, हमारे सवाल कभी इस चीज पर नहीं होते कि देश में इतनी गरीबी क्यों है, हमारे सवाल कभी गरीबी के ऊपर नहीं होते, कभी बेरोजगारी के ऊपर नहीं होते, हमारे सवाल केवल जाति और धर्म के ऊपर होते। और जब तक ये चीजें रहेगी तब तक देश ऐसा ही रहने वाला है। नो वन इज गोइंग टू चेंज, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। होगा क्या चेंज? ऐसा थोड़ी चेंज हो जाएगा, हमेशा से यही होता है और आज भी आगे भी यही होता रहेगा। जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, अपने आप को बदलना जरूरी है। आपके सवाल कहाँ खत्म होते हैं? आप देखिए आपके सवाल कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म होते हैं। आप किस चीजों के बारे में बात करते हैं, एक बार अपने आप से सवाल पूछिएगा। और फिर एक सवाल पूछना अपने आप से फिर से, जितनी चीजें मैंने बताई है तुमको, कि हमारे देश में जब सरदार भगत सिंह जी ने उस फांसी के फंदे को चूमा होगा झूलने से पहले, तो क्या इस तरह के भारत की कल्पना की होगी? एक बार आंखें बंद करके सोच के देखो, जिस तरह के भारत में हम लोग रहते हैं, क्या इस तरह के भारत की कल्पना करी होगी? सरदार भगत सिंह जी ने जब हंसते हंसते 23 साल की उम्र में फांसी पर झूल गए थे, तब ये चंद्रशेखर आजाद जी ने जब खुद को गोली मार ली थी कि अंग्रेजों के हाथ में नहीं आऊंगा, तो इस तरह की देश की कल्पना की थी कि इस देश के लिए मैं अपने आप को निछावर कर देता हूं। सवाल अपने आप से पूछो तुम, अगर जवाब आता है नहीं तो ये हमारी गलती है। हम किसी नेता, किसी पॉलिटिशियन, किसी लीडर को हम ब्लेम नहीं कर सकते, उनको चुनकर हमने भेजा है, हमने कभी सवाल पूछे ही नहीं। करप्शन हम लोग करते हैं ना, नेता थोड़ी आके करवाता है, करप्शन हम ही करते हैं। कई बार पुलिस वाले को पैसे देना, कॉन्ट्रैक्ट के लिए पैसे देना, ये चीजें हम लोग करते हैं। हम अपनी गलती कभी नहीं देखेंगे, हम केवल ब्लेम कर दें कि यार ये ब्लेम किया जाए, वो ब्लेम किया जाए। मतलब सुन के यार गुस्सा आता है कि जब अशफाक उल्ला खां जी, चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में बात की जाए, ऐसे लोग जो देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए, किस तरह के भारत की कल्पना कर रहे थे वो? ऐसा भारत जहाँ करप्शन हो, जहां पर छोटे बच्चे मर रहे हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां पर हर 3 मिनट में एक बच्ची को उठा के ले जाया जाता है, उससे गलत काम करवाया जाता है। ऐसा भारत जहां पर गटर का पानी पीने से 19 लोग मर जाते हैं, कहने के लिए सिटी स्मार्ट है। तो एक बार अपने आप से सवाल पूछो, है ना, और सवाल पूछना जरूरी है। किसी भी लोकतंत्र के अंदर चीजें खत्म तब हो जाती है जब लोग सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करते हैं। आपके घर जब पॉलिटिशियन आता है, उससे सवाल पूछो कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके गले में हार डालने से पहले, उसको घर में बिठा के उसके साथ एक सेल्फी लेने से पहले 4 सवाल उससे पूछो, वादा किया था क्यों नहीं हो रहा। जिस दिन हम सवाल पूछना शुरू कर देंगे ना, उस दिन ये लोग काम करना शुरू कर देंगे। बट अनफॉर्चुनेटली हम सवाल नहीं करते, सवाल करने की हिम्मत हमारे अंदर नहीं। पता नहीं क्यों हिम्मत नहीं है, क्यों नहीं हिम्मत है तुम्हारे अंदर? यार हमारे देश में ऐसे महान लोग रहे हैं जिन्होंने पता नहीं क्या क्या करके हिम्मत जगा दी, और हम शायद एक सवाल पूछ नहीं पा रहे। तो बैठ, हमारी गलती है। और उसके बाद हम बोलते कि नहीं, सब सरकार अच्छी नहीं है, देश रहने लायक नहीं बचा। कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता है, परफेक्ट उसको बनाना पड़ता है, हम लोग बना सकते हैं। गलती हर नेशन करता है, हम खुद सुधार सकते हैं, हमारे ऊपर है यार। देश छोड़ के जाना ऑप्शन थोड़ी ना है, देश को बुरा बोलना ऑप्शन नहीं है, देश को सुधारना एक ऑप्शन होता है। चलिए आगे बात करते हैं, है ना। चलिए अब हम बात करेंगे उस एरिया के बारे में जिससे सवाल थोड़े बहुत आते हैं। देखो कहां से बात करें, आपने मैसूर सुना है, मैसूर पाक खाया होगा। मैसूर पाक खाने के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ये मैसूर, मैसूर देखो कहां पर है। अच्छा, किस स्टेट के अंदर मैसूर आता है? दैट इज मैसूर। देखो दैट इज, ये मैसूर है, मैसूर रियासत है। मैसूर के अंदर जो डायनेस्टी राज करती थी, इट वॉज ए हिंदू डायनेस्टी। याद रखना, ये हिंदू डायनेस्टी मैसूर के अंदर, ये मैसूर है, दैट इज मैसूर। दिख रहा है ये पूरा जो रेड वाला एरिया, ये मैसूर है। ये देखो ये माहे, माहे फ्रांस का बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह है माहे। मैंगलोर भी फ्रांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। ये है पूरा का पूरा आपका मैसूर रियासत। आई बात समझ में? मैसूर, मैसूर रियासत जो है, मैसूर रियासत में जो डायनेस्टी राज करती है इस टाइम पर, या उस टाइम पर जो डायनेस्टी राज करती थी, इट वाज दी वाडियार डायनेस्टी। वाडियार डायनेस्टी हिंदू डायनेस्टी। क्या है? वाडियार डायनेस्टी हिंदू डायनेस्टी। और ये विजयनगर एम्पायर के ही, विजयनगर एम्पायर जब ब्रेकडाउन होता है, जब विजयनगर एम्पायर खत्म हो गया, तो वाडियार डायनेस्टी ने यहाँ पे राज करना शुरू कर दिया। तो इस वाडियार डायनेस्टी के अंदर क्या होता है कि एक आदमी है, जो राजा है, उनका नाम था चिक्का कृष्णदेव, कृष्ण राजा वाडियार सेकंड। ये राज रखना, इनने 1734 से 1766 तक रूल करा, है ना। तो ये चिक्का कृष्णराजन वाडियार सेकंड ये राजा है।
पर ये केवल नाम के राजा है। नाम के राजा, मतलब जैसे आज अपने प्रेसिडेंट नहीं कि प्रेसिडेंट नाम के, बट राज मतलब पावर किसके पास है? पीएम के पास है। तो ये केवल नाम के राजा है यहाँ पर। वास्तविकता में इस डायनेस्टी पे जो आदमी राज कर रहा है उसका नाम है हैदर अली। हैदर अली कौन है साहब? हैदर अली, आप शायद जानकर हैरान हो जाओगे, इसने एक नॉर्मल सिपाही की तरह इनकी सेना ज्वाइन करी थी, पर अपने युद्ध कौशल, मतलब इसके बारे में पढ़िएगा, मैं कभी इसकी बायोग्राफी बताऊंगा हैदर अली की। बड़ा रिनोन आदमी यार, बहुत दिमाग वाला आदमी है भाई, कई सारे काम करे और इतना पावरफुल ये हो गया कि राजा से ज्यादा पावरफुल है। पूरी आर्मी, हाँ जी, पूरी आर्मी इसके हाथ में। पूरी आर्मी इसके हाथ में कैसे? देखो, ये जो मैसूर डायनेस्टी है इसको 3 जगह से खतरा है। 3 जगह कौन सी? एक तो ये निजाम ऑफ हैदराबाद, ये इस पे बार बार अटैक करते हैं, इससे इस एरिया पे खतरा है इसको, है ना। मतलब ये वाली बॉर्डर हैदराबाद के निजाम के खतरे से जूझती है। इधर से मराठास वॉर करते हैं, देखो मराठा पेशवा का एरिया है तो मराठास इधर से अटैक करते हैं। इधर से आप देखोगे तो जैसे त्रावणकोर रियासत ये अटैक करते हैं, इधर से अंग्रेज भी अटैक करना शुरू कर देंगे। मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ है और हैदर अली ने इसको बहुत बढ़िया तरीके से बचा के रखा है। तो लोगों के बीच में हैदर अली हीरो है। बोले साहब ये हीरो है हमारे, हैदर अली कहते हैं कि साहब ये हीरो है हमारे। हैदर अली को लोग हीरो मानते हैं, बोले भगवान हीरो है हमारे। हैदर अली इतना पावरफुल हो चुका है बेटा कि कोई इसके सामने खड़े रहने की हिम्मत नहीं करता। इसको नवाब ऑफ मैसूर का टाइटल दिया जाता है, ये अब मैसूर के नवाब है, वहां के राजा दे रहे हैं। और याद रखना 1761 के आसपास हैदर अली पूरी स्वाडियार डायनेस्टी का पावर छीन लेता है। राजा को बोलेगा कि आप जाके रहो महल में, आपको मार नहीं रहा हूं मैं, आप महल में रहो पर इस राज्य को मैं संभालूंगा। अब हैदर अली पावरफुल आदमी। अब देखो क्या होता है, हैदर अली की दुश्मनी किसके साथ है? हैदराबाद के निजाम के साथ भी है। याद रखना, हैदराबाद के निजाम के साथ भी है ना, निजाम के साथ भी इनकी दुश्मनी है। और इनकी दुश्मनी कहां पर है? इनकी दुश्मनी इधर मराठास के साथ भी। अब क्या होता है कि 1766 के आसपास, याद रखना, ये जो नॉर्दर्न सरकार वाला एरिया, याद है कैरेटिक रीजन के बारे में बात कर दी, कैरेटिक वाला एरिया, ये जो नॉर्दर्न सरकार वाला एरिया है ये अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है, अंग्रेजों के कब्जे में आ गया, है ना। थर्ड कैरेटिक वॉर के बाद ये पूरा एरिया अंग्रेजों के कब्जे के अंदर आ जाता है। अब अंग्रेज क्या करते हैं? अंग्रेज दिमाग वाले, अंग्रेजों को चाहिए साहब मैसूर, मैसूर बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया अंग्रेजों के लिए। बोले मैसूर तो हमको चाहिए, मैसूर पाक तो हम खाएंगे, मैसूर इंपॉर्टेंट है, पैसा बहुत है मैसूर रियासत के पास, टेरिटरी जियोग्राफिकल एरिया बहुत अच्छा है। और सबसे इंपॉर्टेंट इनके पास 2 बंदरगाह हैं, एक तो देखो माहे और एक आपका आ गया मंगलुरु। और बंदरगाह ट्रेड के लिए अंग्रेजों के लिए बड़े जरूरी। अब अंग्रेज जानते हैं कि साहब हैदर अली खतरनाक आदमी, इसके साथ दोस्ती तो अपन कर नहीं सकते, बिकॉज हैदर अली फ्रांसीसियों का बहुत बड़ा दोस्त है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली की बहुत अच्छी दोस्ती। अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली की दोस्ती, तो क्या ये अंग्रेजों के साथ दोस्ती करेंगे? क्या लगता है, क्या करेंगे दोस्ती? नहीं साहब नहीं करेंगे। अंग्रेजों के साथ दोस्ती क्यों करेंगे जब इनकी दोस्ती बहुत बढ़िया इनसे है? तो अंग्रेजों के साथ दोस्ती काहे के लिए करेंगे? अब क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग हैं ये क्या करेंगे, ये कहते हैं, कहावत कही जाती है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। सुना है इस कहावत के बारे में? कितने बच्चों ने इस कहावत के बारे में सुना है? दुश्मन का दुश्मन दोस्त, सुना है इस कहावत के बारे में? हाँ जी बताइए, किसी ने दुश्मन का दुश्मन दोस्त सुना है इस कहावत के बारे में? ये दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। कितने बच्चे इस कहावत के बारे में जानते हैं? सुना है कि नहीं सुना है? दुश्मन का दुश्मन दोस्त, हाँ सुना होगा, ऑब्वियसली सुना होगा। सुना है, हाँ सुना होगा इस कहावत के बारे में, बिल्कुल सुना है ना। बस सेम काम अंग्रेज भी करते हैं। अंग्रेज क्या करेंगे, क्या दुश्मन का दुश्मन, अंग्रेज क्या करेंगे, अंग्रेज मराठा से और हैदराबाद के निजाम से जाके मिलते हैं। क्या मराठास और निजाम से अंग्रेज मिलते जाके और क्या बोलते कि यार देखो ये हैदर अली जो है ना, ये हमारा भी दुश्मन ही है, देखो आपका दुश्मन है, हमारे भी दुश्मन है। और जैसे हैदर अली आपका भी दुश्मन है, हमारा भी दुश्मन है, काम करते हैं हम लोग तीनों मिल जाते हैं, हम तीनों मिल जाते हैं और तीनों मिलकर हैदर अली पर अटैक करते हैं। बढ़िया धन दौलत, हैदर अली से पैसा वैसा लूटेंगे और हैदर अली को अपन हरा देंगे। अब ये बात हैदर अली को पता लग गया, हैदर अली बड़ा खतरनाक आदमी, हैदर अली दिमाग वाला आदमी। उसने बोला अच्छा ऐसी बात है, ऐसी चीज है। हैदर अली ने क्या करा, हैदर अली ने बोला कि मैं इस बार वॉर से ज्यादा अपने दिमाग से इस वॉर को जीतने वाला हूं। हैदर अली को समझ में आ गया कि देखो मराठास और निजाम अंग्रेजों की साइड हो चुके हैं, ये बात तय थी। हैदर अली संदेश लिखता है पहले मराठास को। मराठास से हैदर अली क्या बोलेगा कि आपको क्या चाहिए, कि जो अंग्रेज हैं बाहर के आए हैं, इन्होंने कर्नाटिक वॉर के अंदर क्या किया, पूरा एरिया ले लिया है कर्नाटिक वाला। आप अगर इनका साथ दोगे तो बदले में आपसे बहुत सारी चीजें मांगेंगे और आप मुझसे लड़ाई क्यों लड़ रहे हो, पैसे के लिए? मैं काम करता हूं, मैं पैसा आपको देता हूं ना, कितना पैसा आपको चाहिए और आप मेरी साइड आ जाओ। हैदर अली ने मराठास को पैसे दे दिए, मराठास ने बोला कि ठीक है हम आपकी साइड आ जाते हैं। इसको पे किया हैदर अली ने, मराठास को पे करा और मराठास को बोला कि आप हमारी साइड आ जाओ या आप लड़ो मत, आप बिल्कुल लड़ना इस वॉर के अंदर मत आना। मराठास ने बोला कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं लड़ेंगे। मराठास को भी अंग्रेजों पे बिल्कुल भरोसा नहीं, बिकॉज अंग्रेज बाहर के लोग हैं। मराठास ने बोला कोई बात नहीं, आप पे कर रहे हैं हमको, अब हम न्यूट्रल हो जाते हैं। तो हैदर अली का दिमाग देखो, पैसे देके मराठास को न्यूट्रल कर लिया। उसके बाद वो गए हैदराबाद के निजाम के पास, हैदराबाद के निजाम के पास गए, बोला भैया क्या है, क्या कर रहे हो आप?
हैदराबाद के निजाम से बोला देखो हम तो यहीं के हैं, आप भी नवाब मैं भी नवाब, लड़के क्या फायदा, एक काम करेंगे हम मिलके अंग्रेजों को हराते हैं ना, और इनका जो एरिया है जो इन्होंने नॉर्दर्न सरकार वाला एरिया जीता है ना वो अपन अपने पास रखेंगे, थोड़ा तुम रखना थोड़ा मैं रखूंगा, दोनों को न्यूट्रल कर दिया हैदर अली ने। है दिमाग वाला आदमी, दोनों को न्यूट्रल यहां पे कर दिया। अब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की शुरुआत यहीं से होती है, और ये देखो 1767 से 69 2 साल तक चला, छोटी मोटी लड़ाई चली, और एक दिन हैदर अली ने क्या किया आप सुन के हैरान हो जाओगे। हैदर अली अपनी पूरी सेना लेके, पूरी सेना इकट्ठी करी, और हैदर अली मद्रास के गेट पे, अंग्रेजों के मद्रास वाले फोर्ट के गेट पे जाके खड़े हो गए। ये देखो हैदर अली है और ये अंग्रेज सामने खड़े। अंग्रेज बहुत चक्के, बोले भाई साहब ये क्या हो गया। अंग्रेजों को भनक तक नहीं लगी कि हैदर अली अपनी सेना लेके आ रहे हैं। पूरी सेना के साथ हैदर अली अंग्रेजों के गेट पे जाके खड़े हो गए, बोले वॉर लड़ना ना लड़ ले, लड़ो वॉर, बुलाओ मराठास को। अंग्रेजों ने बोला हाँ बुलाएंगे मराठास को। ब्रिटिशर्स ने कॉल किया मराठास को, संदेश भिजवाया, मराठास ने बोला नहीं हम तो नहीं आ रहे। निजाम को बुलवाया, निजाम ने बोला हम भी नहीं आ रहे। ब्रिटिशर्स डर के बोले भाई साहब ये तो गलत हो गया, मोय मोय हो गया। अब हैदर अली ने बोला मेरे साथ तुम संधि साइन करो, जैसा मैं बोलता हूं वैसे ट्रीटी साइन करो। और याद रखना फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद जो संधि साइन हुई, जिस ट्रीटी से फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर खत्म होता है वो है आपकी द ट्रीटी ऑफ मद्रास। मद्रास के अंदर अंग्रेजों के गढ़ में जाके हैदर अली ने संधि साइन करवाई है उनसे, हाँ जी जबरदस्ती। ये डेट याद रखना 4 अप्रैल 1769 को जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर है वो ट्रीटी ऑफ मद्रास के साथ खत्म हो जाता है। इस ट्रीटी में पता है क्या लिखा था, क्लियरली था कि साहब जो भी छोटी मोटी लड़ाई में तुमने हमारे लोग पकड़े हैं ना उसको छोड़ो, छोड़ो हमारे लोगों को, तुमने जो पकड़ के रखे छोड़ना पड़ा। उसके बाद बोला कि अगर हम पे किसी ने भी अटैक करा, सुनना, हम पे किसी ने भी अटैक करा तो अंग्रेज तुमको हमारी मदद के लिए आना पड़ेगा। हैदर अली ने ये प्रॉमिस करवाया कि देखो प्रॉमिस करो हमसे। अंग्रेजों ने प्रॉमिस किया कि हाँ हैदर अली साहब अगर आप पे किसी ने भी अटैक करा, निजाम ने करा, मराठा ने करा, तो हम आपकी मदद के लिए आएंगे। हैदर अली ने बोला चलो ठीक है, और इस तरीके से फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हो गया। समझ में आ गया। समरी देखो मैंने समरी बता दी है इसकी, है ना, याद रखना। हैदर अली ने नॉर्दर्न सरकार अंग्रेजों ने लिया, उसके बाद इन्होंने अटैक करना शुरू करा। हैदर अली ने निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठास के साथ अलायंस साइन करा, और उसके बाद ब्रिटिशर्स को मद्रास के अंदर जो चेन्नई वाला एरिया वहां पर इन्होंने हरा दिया, खत्म कर दिया, और ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन की जाती है अप्रैल 1769 के अंदर। और इस तरीके से फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हो गया। समझ में आ गया फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, क्लियर हो गया। है आसान, बड़ा आसान है। देखो ये लास्ट वाली स्लाइड जो है ना इस समरी के लिए मैं लेकर आया हूं, इसको कम से कम थोड़ा सा देख लेना। 1767 से 1769 तक फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर चला, जो कि ट्रीटी ऑफ मद्रास से खत्म होता है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। हाँ जी यहां तक क्लियर हो गया, करेक्ट, कंफर्म कर दो, क्लियर हो, करेक्ट कंफर्म कर दो, फिर अपन आगे बात करते हैं। फिर हम सेकंड वॉर के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे सेकंड वॉर के बारे में। क्लियर हो गया। चलिए अब सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के बारे में बात करते हैं। अब देखो क्या होता है, सुनना ध्यान से। अब कुछ टाइम तक तो शांति चली है ना, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर 1780 से लेकर 84 तक चला है, बहुत लंबा चला है ना, तकरीबन 4 साल ही सेकंड एंग्लो मराठा वॉर चला। अब देखो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ क्यों, माफ कीजिएगा सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ क्यों। अब देखो क्या होता है कि 1771 में मराठास ने क्या करा, मराठास ने निजाम पे अटैक कर दिया, माफ कीजिएगा मराठास ने ये मैसूर पे अटैक करा। अब मराठास ने जब अटैक करा तो आपको याद हो हैदर अली ने क्या किया, हैदर अली ने साहब कॉल किया अंग्रेजों को कि भैया तुमने जो है ना, तुमने प्रॉमिस किया था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर संधि में कि अगर हमारे ऊपर कोई भी अटैक करेगा तुम हमारी हेल्प के लिए आओगे। और इस टाइम पर अंग्रेजों ने हेल्प के लिए आने से मना कर दिया, बोले भैया हम तो नहीं आ रहे, तुमसे जो करते बनता है कर लो। मतलब इन्होंने जो ट्रीटी ऑफ मद्रास उसको तोड़ दिया। हैदर अली का दिमाग खराब हो गया, बोले तो आप गलत कर रहे हैं, अब ठीक है आप हमारे साथ नहीं तो हमारे साथ फ्रांस के लोग हैं। और उसके बाद हैदर अली ने क्या करा, धीरे धीरे फ्रांसीसियों के साथ दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दी। अब जब फ्रांस के साथ हैदर अली दोस्ती बढ़ाना शुरू कर रहे हैं तो क्या किया, अंग्रेज इससे गुस्सा हो गया, गुस्सा होगा अंग्रेज कि अरे फ्रांस के साथ दोस्तियां बढ़ा रहे हो, फ्रांस हमारे दुश्मन है। हैदर अली ने बोला अच्छा ऐसी बात है। हैदर अली ने ये जो माहे वाला पूरा बंदरगाह है ये फ्रांस को दे दिया ट्रेड करने के लिए कि चलो फ्रांस आप ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देखता हूं कौन आपको हिलाएगा यहां से। फ्रांस को ट्रेड करने के लिए हैदर अली ने माहे का पूरा पोर्ट दे दिया। अब अंग्रेज इससे बड़े नाराज, बोले अरे ऐसी बात है, माहे आपने दिया। और अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी गलती करी, अंग्रेजों ने क्या करा, डायरेक्टली अटैक कर दिया माहे पे और उसको कैप्चर कर लिया।
अब माहे पे अटैक करना, माहे किसके एरिया के अंदर आता है? माहे आता है हैदर अली के एरिया में। हैदर अली ने क्या बोला, तुमने डायरेक्टली मेरे ऊपर अटैक किया, तुमने मेरे ऊपर अटैक कैसे कर दिया, कैसे अटैक कर दिया मेरे ऊपर डायरेक्टली। अब मैं तुमको बताता हूं कि वास्तविकता में वॉर क्या होता है। अब सब हैदर अली खतरनाक आदमी, याद रखना, छोटे मोटे आदमी नहीं है। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर हैदर अली के साथ जो एक वॉर है, ये वॉर काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये है द बैटल ऑफ पोर्टो नोवो। नोट करना, काफी इंपॉर्टेंट बैटल है द बैटल ऑफ पोर्टो नोवो। इस बैटल के अंदर आप मान के चलिएगा, इस बैटल में का जो डेट है ये 1 जुलाई 1781 को, और इस बैटल में अंग्रेज जीत गए थे। जी हां, इस बैटल में जो आदमी लीड कर रहा है अंग्रेजों को, वो बड़ा खतरनाक आदमी है। इसका नाम था सर अय्यरकूट। नोट करना, सर अय्यरकूट लीड कर रहा था इधर से, और इधर से है हैदर अली। हैदर अली के पास 40,000 की सेना है, और इनके पास केवल 8,000 की सेना है। उसके बाद भी ये लोग जीत जाते हैं। सर अय्यरकूट है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट करना, ठीक है, ये नोट करना काफी इंपॉर्टेंट है। अब इस बैटल के अंदर ना हैदर अली को धोखा मिलता है। धोखा कैसे मिला? हैदर अली ने इस बैटल से पहले मराठास और निजाम को, जो हैदराबाद के निजाम है ना, उनको लेटर लिखा था। बोला देखो, मेरी वॉर अंग्रेजों से होने वाली है, मैं चाहता हूं कि आप दोनों मेरा साथ दें। अब मराठास ने भी बोल दिया हाँ हम आपका साथ देंगे, निजाम ने भी बोला हम साथ देंगे। पर लास्ट टाइम पर निजाम और मराठास पलट गए, बोले नहीं आपका साथ नहीं दे रहे। और इसलिए ये वाली जो बैटल है हैदर अली हार जाता है। देखो, एक बैटल हारे हैं हैदर अली, पर पूरा वॉर नहीं हारेंगे। अब क्या होता है, अब युद्ध में कूदेगा हैदर अली का बेटा। हैदर अली का जो बेटा है वो कौन है? टीपू सुल्तान। जानते हो, बिकॉज 1782 के आसपास हैदर अली की कैंसर से मौत हो जाती। कैंसर था इनको साहब, बहुत बुरी तरीके से मरते, बहुत बुरी तरीके से इनकी मृत्यु हो जाती। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा है और इनकी मौत हो जाती, कैंसर से मौत हो गई इनकी, साहब कैंसर है, मर गए। अब इसके बाद कमांड संभालता है इनका बेटा, जो कि है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने बोला मैं इस वॉर की कमांड संभालूंगा, और बहुत तगड़ा आदमी है टीपू सुल्तान, बहुत तगड़ा आदमी साहब, आप जानते हो बहुत तगड़ा आदमी टीपू सुल्तान। उसने बोला ठीक है मैं इस वॉर को संभालता हूं, और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी। और इस वॉर में 1 साल के अंदर अंदर अंग्रेजों की हालत टीपू सुल्तान ने खराब कर दी। कई वॉर लड़े छोटे मोटे, और हर वॉर को टीपू सुल्तान जीतता जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि थर्ड कर्नाटिक वॉर खत्म हो जाता है। याद आ गया, पेरिस ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है। अब जैसे पेरिस की संधि हुई, तो जहां जहां भी फ्रांस और इंग्लैंड आमने सामने थे, वहां पर इनका वॉर इन्होंने खत्म कर दिया। अब जो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर का रीजन भी कहीं ना कहीं फ्रांस और इंग्लैंड के बीच की बैटल थी, बिकॉज फ्रांस के इलाके पे इंग्लैंड ने कब्जा कर लिया था, या फ्रांस के जो पोर्ट पे कब्जा कर लिया था। अब यहां पर टीपू सुल्तान लगातार भारी पड़ते जा रहे हैं, तो अंग्रेज क्या करते हैं, टीपू सुल्तान से माफी मांगेंगे, और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन की जाएगी 11 मार्च 1784 में। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। जो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर है वो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से खत्म हो जाता है, और इस ट्रीटी के द्वारा सारे जो इलाके थे एक दूसरे के, अंग्रेजों ने जो हैदर अली का इलाका ले लिया था, उस इलाके को वापस से टीपू सुल्तान को वापस कर दिया जाता है। और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों का जो इलाका ले लिया था, ये देखो अंग्रेजों का इलाका है रेड वाला, ये अंग्रेजों का इलाका टीपू सुल्तान ने वापस कर दिया। तो सवाल यह आता है कि सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर कौन जीता? तो वास्तविकता में वो भी हैदर अली जीते थे, अंग्रेज जीत नहीं पाए थे। और याद रखना, यह ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो कि 11 मार्च 1784 के दिन होती है, उसके द्वारा सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हो जाता है। समझ में आ गया? सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर क्लियर हो गया। देखो ध्यान से देखना, ये सारी चीजें बता दी मैंने, है ना, याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? हाँ जी, इसमें एक बैटल और है, उसके बारे में बात करेंगे अपन, पर पहले देख लीजिएगा। यहां तक क्लियर हो गया? हाँ जी, बैटल है, दैट इज बैटल ऑफ वांडी वॉश, है ना, इसको बैटल ऑफ वांडी वॉश भी बोलते हैं। पोर्टो नोवो, वांडी वॉश सेम ही है, अलग मत समझना। ये उसी के आगे होती है थोड़ी सी बैटल, ज्यादा इंपॉर्टेंस के अंदर नहीं, बट इंपॉर्टेंट था कि सर एयरकूट आ जाता है। ठीक है, चीज याद रखिएगा। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बैटल है। अब थोड़ा बहुत हम टीपू सुल्तान के बारे में बात करें। टीपू सुल्तान के बारे में आप क्या जानते हैं? व्हाट यू न्यू अबाउट द टीपू सुल्तान? टीपू सुल्तान के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? बेटा तोपे गन दोनों साइड, तोप और गन दोनों थी, फ्रांस से इनको मिल रहे थे ना चीजें। टीपू सुल्तान, हाँ जी, भारत में मिसाइल बनाने वाले, रॉकेट टेक्नोलॉजी को भारत में लेकर आने वाले व्यक्ति टीपू सुल्तान ही। और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में इन्होंने रॉकेट को यूज करना शुरू कर दिया था। देखो टीपू सुल्तान है कौन, इनके बारे में कुछ बातें अगर मैं करूं तो देखो, पहली बात तो हैदर अली के बेटे। दूसरी बात, जो टीपू सुल्तान नाम के व्यक्ति है ना, इनको भारत के अंदर रॉकेट टेक्नोलॉजी का फादर कहा जाता है। रॉकेट टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? इन्होंने रॉकेट बनाने की कला सीख ली। रॉकेट कैसे बनाया जाता है? वो रॉकेट नहीं जो आसमान में उड़ते हैं, वो रॉकेट जो जमीन पे हमला करते हैं और दुश्मन को खत्म कर देते हैं, वो रॉकेट ये बनाते हैं। हाँ, तोप के अंदर तो गोला छूटेगा, रॉकेट बनाने की टेक्नोलॉजी इनको पता है। रॉकेट लगाया, डायरेक्टली सेना के पास छोड़ दिया, रॉकेट फटा, सेना मर गई।
ये रॉकेट टेक्नोलॉजी के लिए भारत के इन्होंने बहुत सारा काम किया। इन्होंने कई सारी फैक्ट्रीज खुलवाई है, ऐसा कहा जाता है साहब कि कई जगह पर इन्होंने फैक्ट्रीज खुलवाई जहां पर रॉकेट बनवाते थे। तो ये दिमाग वाले आदमी, इनको टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। क्या इन्हें टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है, ये नोट करना। और भारत के अंदर इन्होंने यूरोपियन मॉडल लागू किया। कैसे यूरोपियन मॉडल लागू किया? देखो इन्होंने बोला कि देखिए सीधी बात है, हमारे देश में आप ये ध्यान के सुनिएगा कि आप तलवार का सामना, आप बंदूक का सामना तलवार से कर सकते हैं क्या? पहले मुझे बताओ, एक पानी पी लूं मैं, मुझे बताओ जब तक, बंदूक का सामना क्या तलवार से किया जा सकता है? सोचो जरा, क्या तलवार का सामना बंदूकों से किया जा सकता है? हाँ जी, क्लियर है, नहीं है, देखो बिल्कुल नहीं किया जा सकता, पॉसिबल ही नहीं ना। और ये बात टीपू सुल्तान जानते थे, इसलिए उन्होंने क्या करा, इन्होंने दोस्ती करी फ्रांसीसियों से। फ्रांसीसियों के पास बढ़िया वेपन है, इनके पास बंदूक बंदूक बहुत बढ़िया थी फ्रांसीसियों के पास। तो फ्रांसीसियों से इन्होंने बढ़िया वेपन लिए और अपने सोल्जर्स को ट्रेन किया। बोले भैया इनसे ट्रेन होकर अब तुम लड़ाई करो, ये काम इन्होंने करा। दूसरी बात, इन्होंने किताब लिखी। किताब सुनना है, किताब काफी इंपॉर्टेंट है, किताब है फतहुल मुजाहिदीन। ये किताब वॉरफेयर के बारे में, ये खुद इन्होंने लिखी है। तो अगर ये किताब पूछी जाए ना एग्जाम में कि फतहुल मुजाहिदीन किस बारे में किताब है, ये वॉरफेयर के बारे में किताब है कि जंग कैसे लड़ी जाती है, कैसे जंग लड़ना है, कैसे जंग के अंदर जीतना है। ये किताब काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात याद रखिएगा, इन्होंने एक क्लब की स्थापना करी, जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब क्या होता है? फ्रांस के अंदर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होगा ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्लब बड़ा फेमस है, कॉर्नेशन बहुत फेमस है, जिसका नाम है जैकोबिन क्लब। अपन पढ़ेंगे उसके बारे में। तो ऐसे क्लब इन्होंने भारत के अंदर बनवा दिया, जैकोबिन क्लब बनवा दिया भारत के अंदर। और अपने इलाके में इन्होंने, मैसूर में ट्री ऑफ लिबर्टी लगवाया। हाँ जी, आजादी का पेड़ लगवा दिया। बोले मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन को सपोर्ट करता हूं। इस तरह के आदमी है। श्रीरंगपट्टनम कैपिटल इनकी थी। और ये आदमी ऐसे साहब, इन्होंने नेपोलियन के साथ भी कम्युनिकेशन कर लिया था। जानते इस बारे में? कि नेपोलियन को लेटर लिखते थे। क्या बोलते थे नेपोलियन से कि देखो भैया अंग्रेज हमारे देश के अंदर भी है, इनको आके आप हराओ यहाँ पे भारत के अंदर। नेपोलियन को भारत में इन्वाइट करा इन्होंने, मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बोल रहा हूं मैं। नेपोलियन को भारत में इन्वाइट करा इन्होंने, नेपोलियन को भारत में इन्वाइट करा इस आदमी ने कि आप आओ भारत के अंदर। वो तो नेपोलियन आ रहा था, बट बैटल ऑफ वाटरलू हो जाते, बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन हार गया, वो भारत ही आ रहा था। भारत आके उसका काम ये था कि अंग्रेजों को मारूंगा मैं, बिकॉज फ्रांसीसियों से और बहुत सारी चीजों से झगड़ा उसका ऑलरेडी था। माफ कीजिएगा, अंग्रेजों का झगड़ा ऑलरेडी था। तो याद रखना, नेपोलियन को भी लेटर लिखने वाले व्यक्ति कम्युनिकेट करते थे, नेपोलियन उनके लेटर का जवाब दे रहा है। तो इस तरह के आदमी टीपू सुल्तान है। किस तरह के आदमी? बढ़िया आदमी टीपू सुल्तान, कि अच्छे नहीं है? बढ़िया है कि अच्छे नहीं, बताओ मेरे को। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज टीपू सुल्तान? गुड पर्सन, गुड पर्सन। गुड बट, चलिए अब टीपू सुल्तान के अच्छे पहलुओं के बारे में तो आप जानते हैं, पर टीपू सुल्तान के बुरे पहलू के बारे में कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते। टीपू सुल्तान ने अपने, कभी कुर्गों के बारे, कुर्ग कौन है जानते हैं आप? मालाबार पता है कुर्ग कौन है? एक बार नेट पे जाके सर्च करना। 85,000 हिंदू कुर्गों को मरवा दिया इन्होंने, इनका नरसंहार करवा दिया, बच्चे और महिलाएं उसके अंदर सब थे। तकरीबन 200 मंदिरों को नष्ट करवाया टीपू सुल्तान ने अपने पूरे इलाके के अंदर। ईसाइयों और हिंदुओं को नंगा करके उल्टा उनकी चमड़ी निकलवाता था आदमी।
इसके बारे में कोई बात नहीं करता। जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का इल्जाम, इस पे इल्जाम क्या, चीजें सही है। तो जब आप किसी व्यक्ति के बारे में जानते हैं तो उसके दूसरे पहलुओं के बारे में जानना भी जरूरी है। कुछ ऐसी बातें जो मैं लाइव कह भी नहीं सकता आपसे। इतने अत्याचार टीपू सुल्तान ने उस एरिया के अंदर करे हैं जितना मैं कह भी नहीं सकता। ईसाइयों की चमड़ियां उधारी जाती थी, ईसाई हो हिंदू हो। दैट काइंड ऑफ पर्सन ही वॉज। दैट इज द रियल टीपू सुल्तान जिसके बारे में हम बात करते हैं। याद रखिएगा कि चीजें इतिहास में आपको सिर्फ वही सिखाया जाता है जिसके बारे में आप महानता के बारे में जानते हैं। मालाबार कोस्ट पे जो अत्याचार टीपू सुल्तान ने किया, वो भारत में इतिहास में मैंने कभी उसके इतना इतना क्रूर शासक मैंने नहीं पढ़ा जितना टीपू सुल्तान था। जिस तरीके से 85,000 लोगों को, बच्चियों को, महिलाओं को नरसंहार किया गया, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा पाप कोई और हो सकता है। तो जब आप किसी व्यक्ति की वीरता के बारे में बात करते हैं, जब आप किसी व्यक्ति के एक पहलू के बारे में बात करते हैं, तो उसके दूसरे पहलू के बारे में भी जानकारी लीजिए। हर इंसान के, हर व्यक्ति के दो पहलू होते हैं। इतिहास में तुम्हें केवल अच्छा पहलू दिखाया जाता है, दूसरे पहलू के बारे में कोई बात नहीं करता है। करता है साहब? नहीं करता है। दैट इज रीजन, ये समझना पड़ेगा आपको कि चीजें आप केवल ये मत करिए कि साहब कोई महान इसलिए हो जाता है बिकॉज उसने वॉर लड़े। कोई व्यक्ति महान होता है अपनी जनता के साथ वो किस तरीके का व्यवहार करता है। आप समझिए इस चीज के बारे में। और कभी समय मिला तो मैं टेलीग्राम पे बताऊंगा और चीजें, बट कुछ चीजें होती है बेटा विच आई कैन नॉट एक्सप्लेन हियर। यहां पर एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, है ना। बिल्कुल सही बात है। सही बात है। एक छोटी सी घटना बताता हूं। मैंगलोर जानते हो? मैंगलोर वाला इलाका पता है? व्हाट इज मैंगलोर? मैंगलोर पता है ना? मैंगलोर पता है ना? मैंगलोर 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 के अंदर आप शायद बिलीव नहीं करेंगे, 60,000 कैथोलिक ईसाई थे। इतने 60,000 जो ईसाई है कैथोलिक, उनकी यातना मैं बताता हूं थोड़ा सा, जो मैं बता सकता हूं मुझे लगता है। 60,000 जो कैथोलिक ईसाई थे उनको 400 किलोमीटर पैदल चलवाया था नंगे पांव और नंगे कपड़ों के। सबके कपड़े उतार के नंगे चलवाया, 400 किलोमीटर पैदल चलवा रहा है वो। 400 किलोमीटर किसको बोलते हैं? मैंगलोर के अंदर कैथोलिक ईसाइयों पर इस तरह का अत्याचार किया गया है। 400 किलोमीटर नंगे पांव नंगे कपड़े, महिलाएं बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो समझिएगा, मैं वही कहता हूं कि जब इतिहास को आप पढ़ें तो इस तरीके से पढ़िएगा कि आप इतिहास के दोनों पहलुओं को जानें। पर अनफॉर्चुनेटली दोनों ही लोग, सुनिएगा, जो, मैं किसी के बारे में बुराई नहीं करना चाहता, बट जो लोग पढ़ा रहे हैं उनको भी नहीं पता दूसरे पहलू के बारे में। वो भी वही पहलू पढ़ के आते हैं जिस पहलू के बारे में उनको एनसीईआरटी ने ज्ञान दिया है। दूसरे पहलू के बारे में कोई बात नहीं करता है यहाँ पे। तो मैं चाहता हूं कि जब आप चीजें पढ़ें, और मैं सबसे कहूंगा कि ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी किसी महाराजा राजा के बारे में आप पढ़े, उसके दोनों पहलुओं के बारे में पढ़ेगा। जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में जीवन में पढ़ते तो उनके पूरे जीवन में आपको एक भी ऐसी घटना नहीं मिलेगी। महाराणा प्रताप के बारे में जब हम पढ़ते हैं, महाराणा सांगा के बारे में, महाराणा कुंभा के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो उनके इतिहास में ऐसी एक भी घटना नहीं मिलेगी। हम जब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, हम जब पढ़ेंगे गुप्ता साम्राज्य के बारे में, एक भी घटना ऐसी नहीं मिलती। पर यहाँ कई सारी घटनाएं आपको देखने को मिलती है। विच इज द थिंग विच वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड। ये चीजें हैं और भारत के अंदर नहीं, हिस्टोरियंस ने कही है और इन्हीं के समय कहे, तो कोई झुटलाने वाली बात है ही नहीं साहब, जो है वो है। चलिए ठीक है, बात खत्म हो जाती है और इस तरीके से सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से खत्म हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में। देखो, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। कैसे स्टार्ट हुआ मैं आपको बताता हूं, देखना ध्यान से। ये त्रवणकोर दिख रहा है, ये त्रवणकोर वाला इलाका याद है? मार्तंड वर्मा वाला, ये वही वाला त्रवणकोर वाला इलाका है, दिख रहा है त्रवणकोर? त्रवणकोर याद आ गया? दैट इज अ त्रवणकोर। ये त्रवणकोर रियासत है। दिखा के नहीं दिखा? कैरेट समझ में आया? त्रवणकोर रियासत दिखी कि नहीं दिखी? ये त्रवणकोर रियासत है। अब देखो क्या, त्रवणकोर हमेशा इन पे अटैक करता है, मैसूर पे, हमेशा मैसूर पे अटैक करता है त्रवणकोर। अब क्या होता है कि टीपू सुल्तान को अप्रैल 1790 में टीपू सुल्तान को लगता है कि देखो, त्रवणकोर की रियासत कभी भी हम पे हमला कर सकती है। त्रवणकोर की रियासत कभी भी हम पे हमला कर सकती है, सूचना उनको मिल जाती है टीपू सुल्तान को, तो वो हमला करे इससे पहले ये खुद हमला कर देते टीपू सुल्तान। अब जैसे हमला करेंगे, त्रवणकोर बुला लेंगे किसको? अंग्रेजों को। क्या बोलेंगे साहब कि भैया अंग्रेज हमारे साथ आ जाओ। या अंग्रेज, सोचो एक ही आवाज पे त्रवणकोर के अंग्रेज टीपू सुल्तान को हराने के लिए मैसूर पे अटैक कर देते हैं। अब इससे टीपू सुल्तान बड़े नाराज हो गए, बोले भाई ये क्या है, ये आपने क्या किया? जब हमने तुमको बुलाया था तब तो तुम आए नहीं, अब तुमने क्या करा? तुमने जब त्रवणकोर हार रहा है तो तुमने अपने आप को
बता दिया सेकुलर, और तुम अपने आप को यहाँ पर लेकर आ गए कि हाँ सब हम तुम्हारी मदद के लिए आ जाएंगे। और यहाँ पर अंग्रेजों का साथ किसने दिया? मराठास ने भी दिया और निजाम ने भी दिया। अब 3 अलायंस बन चुके हैं। त्रावणकोर तो छोटी सी जगह है, पर उनके साथ मराठास, निजाम और ईस्ट इंडिया कंपनी तीनों हैं, और तीनों अलग अलग जगह से अटैक कर रहे हैं। निजाम यहां से अटैक करेंगे एक साइड से, अंग्रेज यहां से अटैक कर रहे हैं पूरे इस इलाके के ऊपर, और यहां से इस एरिया में मराठास ने अटैक करना शुरू करा। और 1790 के अंदर आप देखेंगे कि जनरल मेडवोस आएगा एक, और ये टीपू सुल्तान को हरा देगा, बड़ी आसानी से हरा देगा टीपू सुल्तान को, बहुत समय इसने लिया नहीं। उसके बाद वॉर बढ़ता जाएगा, वॉर बढ़ता जाएगा। अब शुरुआत में एक वॉर हारने के बाद टीपू सुल्तान अपने आप को संभालते और लगातार जंग जीतते जा रहे हैं। कई सारे वॉर अंग्रेज इनसे लड़ रहे हैं, पर ये अंग्रेजों को हरा के जंग जीतते जा रहे हैं। फिर एक आदमी को बुलाया जाता है, इस आदमी का नाम था लॉर्ड कार्नवालिस। सुना है इसके बारे में? आगे पढ़ोगे इसके बारे में, मिलिट्री का बहुत बड़ा गया था लॉर्ड कार्नवालिस। लॉर्ड कार्नवालिस कौन है पता है? इसने, चलो बताऊंगा बाद में कभी, अभी तो आगे बढ़ता है। इज द लॉर्ड कार्नवालिस। अब लॉर्ड कार्नवालिस जिस तरह का आदमी है, ये बहुत खतरनाक मिलिट्री वाला आदमी, क्लियरली मैं बताऊं, बहुत खतरनाक मिलिट्री वाला आदमी। इसने बोला चलो मैं जाता हूं और मैं टीपू सुल्तान को हराऊंगा। इसने अपनी बहुत बड़ी सेना ली। पहले इसने अंबूर जीता, फिर बेल्लौर जीता, उसने बेंगलोर जीत लिया, कैप्चर कर लिया 1791 में। और उसके बाद टीपू सुल्तान की राजधानी विच वॉज श्रीरंगपट्टनम, इसको जीतने के लिए आगे बढ़ा। अब पहला अटेम्प्ट तो इसका फेल हो जाता है। बहुत लंबी कहानी कैसे जीता करा, बिकॉज अभी यहां पर समय अपने पास इतना नहीं। पर दूसरे अटेम्प्ट में इसने श्रीरंगपट्टनम को जीत लिया। श्रीरंगपट्टनम बहुत बड़ी चीज नहीं थी, बहुत पास ही था। श्रीरंगपट्टनम को दूसरे अटेम्प्ट के अंदर इसने जीत लिया। अब जीत लिया तो श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की फैमिली, उनका परिवार वहीं पर था। और इसके बाद तीसरे एंग्लो मैसूर वॉर के बाद ये वॉर खत्म होता है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम से, जो कि 1792 18 मार्च को साइन की गई। याद रखिएगा, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम से खत्म होता है। इसके बाद देखो क्या हो रहा है, अंग्रेजों ने मिल बांट के बंटवारा किया है इस संधि के बाद। देखो ये वाला जो एरिया था, ये एरिया किसको दे दिया? बोले मराठास तुम रख लो। इतना एरिया दे दिया मराठास को, इतना एरिया दे दिया हैदराबाद के निजाम को कि अच्छा तुमने भी हमारा साथ दिया ना, इतना एरिया तुम रख लो। और ये इतना पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, ये माहे वाला पूरा एरिया, ये रख लिया अंग्रेजों ने अपने कब्जे में। अब केवल इतना सा मैसूर बचा है। दिमाग देखा इनका, मिल बांट के खा लिया इन्होंने, मिल बांट के सब खा लिया। देखो मिल बांट के खा लिया। एक बहुत अच्छी लाइन भी कही थी। इसी के साथ यहां पर 3 करोड़ रुपए मांगे गए टीपू सुल्तान से। बोला भैया 3 करोड़ रुपए दो, आपने हमारे साथ वॉर लड़े हैं और 3 करोड़ रुपए आपको देना पड़ेंगे, अदरवाइज हम आपको छोड़ेंगे नहीं। 3 करोड़ रुपए टिपू सुल्तान ने दिए। अब टिपू सुल्तान आधा पैसा दे पाते, बिकॉज 1.5 करोड़ दिए, क्योंकि पैसा इतना है नहीं, वॉर लड़ चुके हैं। टीपू सुल्तान के 2 बच्चों को अंग्रेज अपने साथ ले गए। देखो हिस्टोरिकल पिक्चर है, ये पहला बच्चा ये रहा और ये दूसरा बच्चा। दोनों बच्चों को टीपू सुल्तान के अंग्रेज अपने साथ ले गए। बोले 1.5 करोड़ रुपए देना बचे हुए और अपने बच्चों को हमारे पास से ले जाना। अंग्रेजों ने इस लेवल तक गए कि छोटे बच्चों को किडनैप करके तो नहीं, पर इनको ले गए अपने साथ कि पैसा दोगे साहब तो अपने बच्चों को लेकर चले जाना। और इस तरीके से तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हो जाता है। आई बात समझ में? देखो बांट लिया इन्होंने। क्या लिखा लॉर्ड कार्नवालिस ने इसके बाद? बहुत अच्छी बात बोल रहा था लॉर्ड कार्नवालिस। क्या? वी हैव इफेक्टिवली क्रिपल्ड अवर एनिमी विदाउट मेकिंग अवर फ्रेंड्स टू फॉर्मिडेबल। क्या बोला इसने? कि हमने अपने दुश्मन को लंगड़ा कर दिया बिना अपने दोस्तों के बहुत करीब जाए। मतलब दोस्तों ने हमारे लिए ज्यादा लड़ा और दोस्तों को हमने छोटा छोटा टुकड़ा दे दिया और हमारे पास बहुत बड़ा पोर्शन आ गया। ये था लॉर्ड कार्नवालिस, दिमाग से लड़ने वाला आदमी। और इस तरीके से इतना वाला एरिया अंग्रेजों के पास आ गया और मैसूर को छोटा कर दिया गया। और ये थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर इस तरीके से खत्म हो जाता है। देखो समरी लिखी है मैंने, समरी देख लेना एक बार बेटा, है ना। इसको एग्जाम के अंदर रंगपट्टनम की ट्रीटी याद रखना, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? प्लीज कंफर्म कर दो यहां तक क्लियर हो गया कैडेट्स? हाँ जी क्लियर हो गया, समझ में आ गया? शुभम क्लियर है बच्चा? इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा, ध्यान रखना पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है। सही बात, सही बात है। कभी देखो ना तो आप देखना एट्रोसिटीज ऑफ द कोजिकोंडा। कोजिकोंडा पता है ना? हाँ, एक जगह कोजिकोंडा, एट्रोसिटीज ऑफ कोजिकोंडा बाय द टीपू सुल्तान पढ़िएगा। उसमें क्या करते हैं बताते हैं हिस्टोरियंस
कि लोगों के शरीर को ऐसा बांधा जाता था, 2 हाथ बांधे और दोनों टांग बांधी और बीच से शरीर चीर देते थे। मान लो मेरे हाथ पांव बांध दिए, ऐसे बांध दिए मेरे हाथ पांव, नीचे पांव बांधे, नीचे हाथ बांध दिए। अब इधर के लोग मेरे हाथ को इधर से खींचेंगे, पांव को इधर से खींचेंगे, इधर का आदमी इधर से खींचेगा, हाथियों से खिंचवा जाएगा, शरीर आपका फट जाता था 2 हिस्सों के अंदर। हिंदूज और ईसाइयों पे, स्पेसिफिकली ब्राह्मण्स के ऊपर एट्रोसिटीज होती थी। बहुत सारी चीजें हैं बेटा इतिहास में जो समझना पड़ेगी आपको। चलिए अब हम बात करेंगे फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में। देखो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर शुरू क्यों होता है, मैं आपको बताता हूं। क्या होता है, 1798 के अंदर लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली को भारत का वायसराय है। रिचर्ड वेलेस्ली कौन है बताऊंगा, इसके बारे में बात करना, भी केवल नाम याद रखना कि साहब ये भारत का करता धरता बंदा है। करता धरता बंदा ईस्ट इंडिया कंपनी इसको भारत के अंदर कमांड देती कि साहब अब तुमको भारत को संभालना है। अब ये एक ऐसी पॉलिसी लागू करता है भारत के अंदर जिसके बारे में आप सब जानते होंगे। ये पॉलिसी जो लागू करेगा उसे कहा जाता है सब्सिडरी अलायंस। पता है आपको क्या होता है सब्सिडरी अलायंस? सब्सिडी अलायंस के बारे में कितने लोग जानते हैं? व्हाट इज सब्सिडी अलायंस? इसको पढ़ेंगे अपन आगे डिटेल में, पर कितने बच्चे सब्सिडी अलायंस के बारे में जानते हैं? वो जानते हैं? बताइए बेटा, सब्सिडी अलायंस के बारे में आप जानते हैं ना? ये लेके आया था लॉर्ड वेलेस्ली, सब्सिडी अलायंस लेकर आया। सब्सिडी अलायंस क्या क्या मतलब है, कोई जानता है इसके बारे में? अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में पढ़ने वाले। पर अलायंस है क्या, कोई जानता है? व्हाट इज सब्सिडी अलायंस? देखो एक कॉन्ट्रैक्ट था जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के लिए लोगों के लिए लेकर आई थी। इसमें क्या था, इसमें यह था कि साहब जितने भी भारत के राजा महाराजा उनको ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना पड़ेगा। मान लो ये मैसूर की रियासत, दिस इज द रियासत ऑफ मैसूर। अब मैसूर की रियासत को ये तय करना पड़ेगा कि अगर आप हमारे दुश्मन हो तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करोगे, और साइन नहीं किया तो हम आपसे लड़ने आ जाएंगे, और अगर आप हमारे दोस्त हो तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट पे आपको साइन करना पड़ेंगे। मतलब हमारे पास कोई चॉइस नहीं, आपको कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना ही पड़ेंगे, नहीं करेंगे तो अंग्रेज आपके ऊपर अटैक कर देंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था, अगर आपने इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया तो क्या होगा? पहला, अगर आप पे कोई अटैक करेगा तो अंग्रेज आपका साथ देंगे। ये बात तो बढ़िया है। इसमें यह था कि साहब अगर किसी पे, मान लो कोई राज्य भारत का, इस पे अगर किसी दूसरे आदमी ने अटैक करा तो अंग्रेज आपकी हेल्प के लिए आ जाएंगे। ये बात तो सच है। पर इसके लिए अंग्रेजों की एक चौकी, एक पूरी बटालियन अंग्रेजों की आपकी राज्य के अंदर रहेगी। मान लो 1000 अंग्रेज या 5000 अंग्रेज या 10,000 अंग्रेज, आपके एरिया के साइज के हिसाब से एक पूरी चौकी उनकी अंग्रेजों की आपके राज्य में रहेगी। दूसरी बात, ये जो अंग्रेज आपके राज्य के अंदर रहते हैं, जो चौकी आपकी सुरक्षा के लिए सो कॉल्ड, इनका पूरा खर्चा आप ही को देना पड़ेगा। इनके खाने पीने से लेकर इनकी सैलरी भी आपको देनी पड़ेगी। दूसरी बात, आप इस एरिया का जो राजा महाराजा होगा, उस राजा के दरबार में एक अंग्रेज हमेशा होगा, और राजा कोई भी काम उस अंग्रेज की परामर्श से ही कर सकता है। उसके अलावा राजा, जिस राज्य ने इस अलायंस को साइन कर लिया, वो राजा किसी भी दूसरी कंट्री के साथ व्यापार नहीं कर सकता, कि फ्रांस के साथ, पुर्तगाल के साथ आप व्यापार नहीं कर सकते। और तीसरी बात, अगर आपको किसी दूसरे कंट्री से या किसी दूसरे राज्य से वॉर भी लड़ना है तो अंग्रेज सरकार की, ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। इससे नुकसान क्या था कि जो बेचारे, अब किसी राजा ने अपने यहां पर 1000 या 10,000 अंग्रेज सिपाहियों को रख लिया, उनकी सैलरी भी बेचारा वो राजा दे रहा है, तो उसके खुद के जो सोल्जर्स थे उसकी सेना के, उनको नौकरी से निकाल दिया जाता। क्यों? उनकी सैलरी राजा कैसे देगा? राजा के पास खुद की सेना है ही नहीं भैया, पूरे अंग्रेजों की सेना के ऊपर आश्रित थे, वो खुद कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब ये था कि आप अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहे हो, और ये कहा गया टीपू सुल्तान को कि आप इस पे साइन करो। दूसरी बात, टीपू सुल्तान जब हारा तो टीपू सुल्तान ने, हारने के बाद टीपू सुल्तान चुप नहीं बैठ रहा, वो लेटर लिख रहा है। किसको लेटर लिख रहा है आप देखो, वो अफगानिस्तान में अरब को लेटर लिख रहा है, तुर्क्स को, अफगान को, कि बोलो हम तुम्हारी वंशज हैं, हमारी रक्षा के लिए आप आओ। अरब्स को लेटर लिख रहा है, वो तुर्किश डायनेस्टी को लेटर लिख रहा है ना, अफगान को लिख रहा है कि आप मेरी रक्षा के लिए आओ, हम यहां पर फंसे हुए हैं, आप मुस्लिम, हम भी मुस्लिम, ये चीजें कह रहा है वो। इसके बाद इसने फ्रांस से और नजदीकियां बढ़ा ली, फ्रांस से और दोस्ती कर रहा है, जैकोबिन क्लब इसने स्थापित कर लिया। अब इससे अंग्रेज चिढ़ गए, बोले यार ये तो मान ही नहीं रहा है, क्या किया जाए? अब मान नहीं रहा है तो क्या कर सकते हैं साहब, अटैक किया जाता है। यहां पर अटैक किया गया। एक ही बैटल है, इस बैटल को याद रखिएगा, ये बैटल थी आपकी द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। सुना है आपने इसके बारे में? हाँ जी, इंपॉर्टेंट बैटल है, बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ये बैटल होती है साहब, और इस बैटल के अंदर आप देखेंगे, बहुत ज्यादा इसमें सुनना मत, इस बैटल के अंदर, इस बैटल में रंगपट्टनम को कैप्चर कर लिया जाता है, और इसी बैटल में टीपू सुल्तान की मौत भी हो जाती है। जी हाँ, याद रखिएगा, बैटल को लीड कर रहा है आर्थर वेलेस्ली। एक था बड़े वाले भैया, ये छोटे वाले भैया। बड़े भैया कौन है? बड़े भैया है ये लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली, ये छोटा भाई आर्थर वेलेस्ली। दोनों के बारे में बात करूंगा, दोनों रिमार्केबल लोग, दोनों रिमार्केबल हैं। इसका मिलिट्री, मतलब इनका करियर आप पढ़िएगा। देखो मैं हर अंग्रेज की तारीफ नहीं करता हूं, बट कुछ अंग्रेजों के बारे में पढ़ना मुझे अच्छा लगा, जैसे इसके बारे में पढ़ना और उसके बड़े भाई के बारे में पढ़ना। बड़े दोनों खतरनाक है।
एक तो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ये बहुत कम एज का आदमी, बहुत कम एज का आदमी, इसकी उम्र बहुत कम थी। आप समझ के चलो ये आदमी प्राइम मिनिस्टर बन गया है ब्रिटेन का। जी हां, सोचो, ये ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बना है आदमी, सोचो, बहुत कम एज में ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बना। उसके बाद भारत के अंदर ये देखो लीड कर रहा है आर्मी को, ईस्ट इंडिया कंपनी की, ब्रिटिश गवर्नमेंट की। दैट काइंड ऑफ पर्सन इज। इसके बारे में पढ़ना, कभी बताऊंगा इसके बारे में, दोनों भाइयों के बारे में जानकारी दूंगा। बड़ा भाई दिमाग से बहुत आगे, सब्सिडी लाइंस बनाना बहुत मुश्किल काम है, छोटा भाई वॉर में सबसे आगे। तो दोनों भाई की वजह से फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर ये लोग जीत जाएंगे। अब सीधी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, मर गया साहब, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। देखो कैसे बांटा इन्होंने, ये वाला इलाका, ये इलाका, ये इलाका, ये इलाका, ये इलाका सब अंग्रेज ने रख लिया। ये इलाका निजाम को दे दिया, ये इलाका मराठास ने अपने पास रख लिया, पूरा बांट लिया। टीपू सुल्तान की फैमिली को वेल्लोर शिफ्ट कर दिया गया। और जो राजा नहीं थे, हिंदू राजा, वाडियार फैमिली के राजा, वो राजा तो मर गए, उनका एक बेटा था छोटा सा, उनके छोटे बेटे का नाम था कृष्ण राजा तृतीय, थर्ड। उस छोटे से बच्चे को गद्दी पे बिठाया अंग्रेजों ने, और उस छोटे से बच्चे से ये सब्सिडी लाइंस पे साइन करवा लिया। सीधी सी बात है, टीपू सुल्तान के बच्चों को भेज दिए वहां पर। ये चीज अंग्रेजों ने करी। अब खत्म हो गया डायनेस्टी, पूरी खत्म होगी। और उसके बाद क्या होगा कि देखो 1806 की बात है, जब टीपू सुल्तान के बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे ना, वो 2 बच्चे, ये वेल्लोर के अंदर एक म्यूटिनी करेंगे, सिपाही विद्रोह कहा जाता है इसको, और ये विद्रोह कर देंगे, इससे वेल्लोर म्यूटिनी करेंगे। इसे वेल्लोर म्यूटिनी, सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, नोट करना। और इसका रीजन था नई टर्बन, बताऊंगा कभी इसके बारे में, अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर न्यू टर्बन वाज द रीजन ऑफ द वेल्लोर म्यूटिनी। और इस तरीके से साहब 1806 के अंदर आप देखेंगे कि टीपू सुल्तान का पूरा परिवार इस म्यूटिनी के बाद वो अंग्रेज खत्म ही कर देते हैं। तो इस तरीके से फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर नॉर्मली कोई बिना किसी संधि के खत्म हो जाता है, कोई संधि वंधि ट्रीटी विटी साइन यहां पर नहीं की गई। आई बात समझ में, बस श्रीरंगपट्टनम को जीत लिया और साहब ब्रिटिश का हिस्सा बना लिया जाता है। तो ये आपके एंग्लो मैसूर वॉर थे, तीनों के तीनों। समझ में आ गया, क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हुआ, समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चा, समझ में आज जो पढ़ाया वो क्लियर हुआ। जितनी बातें आज हमने करी क्या समझ में आ गई सभी को, क्लियर हो गया। अरे मत बातें करो, मत लड़ो आपस में, जितना पढ़ाया समझ में आ गया। पहले बताओ मुझे बच्चों, क्लियर हो गया बच्चा? आज के लिए इतना ठीक है ना, बिकॉज बहुत सारे वॉर्स के बारे में हमने पढ़ी, बहुत सारी बातें हमने करी, तो ये आज के लिए इतना ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो इसके शॉर्ट नोट्स बना दिए मैंने, याद क्या रखनी अपने को। देखो अपने बैटल ऑफ बक्सर पढ़ी, बैटल ऑफ प्लासी, बीओपी बैटल ऑफ प्लासी पढ़ी, बीओबी बैटल ऑफ बक्सर हमने पढ़ी। उसके बाद हमने इससे पहले 3 करेंटिक वॉर्स पढ़े। उसके बाद हमने क्या पढ़े, अपने एंग्लो मैसूर वॉर्स के बारे में हम लोगों ने बात करी है ना। तो देखो बेसिक चीजें यहाँ पर इनको याद रखना। इस तरीके से अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत पे कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। और याद रखना अंग्रेज जब भारत में आए ना, इनके 3 हेडक्वार्टर्स हैं। कहां पर हेडक्वार्टर्स है इनके? एक हेडक्वार्टर इनका बॉम्बे, जिसको ये लोग बॉम्बे प्रेसिडेंसी बोलते हैं, देखो बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाला इलाका। एक इनकी बंगाल प्रेसिडेंसी, ये कलकत्ता वाला इलाका, और एक इनकी मद्रास प्रेसिडेंसी। देखो पूरे भारत को इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा था। ये बंगाल प्रेसिडेंसी सबसे बड़ी, उसके बाद इनकी बंबई प्रेसिडेंसी, फिर इनकी मद्रास। देखो पूरे भारत को अंग्रेजों ने अपने हिसाब से 3 इलाकों में डिवाइड करके पूरा बढ़िया राज करेंगे। खराब लोग हैं यार, बहुत खराब लोग हैं, बहुत ही खराब है कि नहीं? चलिए ठीक है, चलो मिलते हैं बेटा कल। अब ध्यान रखना अपना, और फिर अपन एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे। थोड़ा बहुत मैं महाराजा रणजीत सिंह जी के बारे में बताऊंगा आपको, हरि सिंह नलवा जी के बारे में बताऊंगा, बहुत बढ़िया चीज है ना, याद रखिएगा। हाँ जी बेटा, जीतने के बाद ट्रीटी साइन करना जरूरी होता है। एक फॉर्मल रूल होता है ना कि आप संधि साइन कर रहे हैं, बिना ट्रीटी साइन करे संधि साइन करे माना जाता है कि यू आर नॉट, फिर वो फिर मजाक वाली बात हो जाती है ना। तो चीज याद रखिएगा। चलो ध्यान रखना अपना, और एटलीस्ट जो समरी मैंने दी उसको याद रखना बेटा। चलो ध्यान रखो अपना, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।